नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर भीड़ ने किया हमला। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश से जुड़ा है मामला। महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा हुआ 15 करोड़ के पार। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आज अमित शाह, केजरीवाल, राहुल गांधी और सीएम योगी करेंगे रैली। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तीसरे प्रखंड के शिक्षा विभाग का स्तर गिरता ही जा रहा है। किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, किसी विद्यालय में ताले बंद है और कहीं विद्यालय में बच्चे ही नहीं है। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही एक विद्यालय का मुआयना किया, तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा। और अभी इस वक्त हम है, देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगन्नाथा में, और विद्यालय का हाल देखिए। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 रूम है विद्यालय में, 4 रूम, जिसमें एक रूम खुला है। और देखिए यहाँ पे ना एक भी बच्चा यहाँ पे कोई है, और ना कोई टीचर है, और ना ही कोई यहाँ के जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। और भी अभी देखिए कार्यालय है आपका जगन्नाथा उत्क्रमित विद्यालय का, जो कि देखिए अभी यहाँ आपका बंद है, ताला लगा हुआ है। और फिर आपका देखिए क्लास, आपका पुस्तकालय का जो है ये भी ताला लगा हुआ है। आप सब चीज दिखाएंगे। आइए देखिए, आपको एक चीज और दिखाते हैं। एक कक्षा 3 में हम गए थे अभी, जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है। विद्यालय तो एक रूम खुला हुआ है। और अभी कक्षा 2 में हम देखिए यहाँ आते हैं। कक्षा 2 में देखिए ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं। अब बोलते हैं कि हमारी सरकार कहती है कि शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश का भविष्य किस अंधकार में जी रहा है। यहाँ पे एक शिक्षक भी नहीं है। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, अधिकारी से पूछना चाहते हैं, क्या हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए या नीचा होना चाहिए। जगन्नाथा आपका खिजरी पंचायत में पड़ता है और तीसरी प्रखंड में पड़ता है। आप देख सकते हैं पूरा विद्यालय का हाल। और हमारे साथ अभी एक समाज सेवी राजकुमार शर्मा जी हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी लेंगे। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप। हमारा कहना यही है कि जब मास्टर नहीं, जब स्कूल में मास्टर ही नहीं रहता है तो लड़का क्यों यहाँ पर रहेगा। ये आपको इस बार पढ़ाने के लिए बच्चा देख रहा, बच्चा भी नहीं है, मास्टर देखो नदारत रहता है। अभी देखिए कुछ बच्चे हैं, 2-4 गो जो अभी आए हैं। जब हम लोग यहाँ पे जांच करने आए हैं, अभी आपको कैसे पता चला कि यहाँ विद्यालय बहुत दिन से बंद है, यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। हमको पता चला है करीब 2-3 साल पहले ही कि यहाँ बार बार। हाँ, तो फिर आप आवाज क्यों नहीं उठाए इससे पहले। उठाए हम दिए, आरटीए ही मारे हुए हैं, पूरा प्रखंड लेवल पर हम मारे हुए हैं। अभी देखिए इसमें क्या होता है। हम अभी यहाँ पर जांच में हम आए हुए चेक करने के लिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख लिए हम, यहाँ सारा चीज टीचर नदारत यहाँ से है। उसके बाद हम जाएंगे फिर बीडीओ पास, सीओ पास जाएंगे हम, इसके विषय में चर्चा करना है हमको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी बहुत कोशिश रहती है, पहल रहती है, सब चीज का आप जायजा लेते हैं, मुआयना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। समाज सेवी आपको इसी तरह नहीं कहा गया है। आप देख सकते हैं अभी विद्यालय में कुछ बच्चियां आई हैं। जब हम लोग यहाँ पे जांच करने पहुंचे तो कुछ बच्चियां हैं जो अभी हम लोग को देख के डर से वो लोग आई है। लेकिन आइए दिखाते हैं, ज्यादा बच्ची ने हम पूछते हैं उन लोगों से। अब बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे 1-2 आए हैं, जो ज्यादा भी नहीं है। कक्षा 3 का ये है आपका। अभी कुछ बच्चियां आई है। क्या नाम हो बाबू तुम्हारा। मेरा नाम है सुहानी हस्ता। सुहानी हस्ता। यस। स्कूल तुम लोग इतना लेट से क्यों आए। कि सर नहीं आती है। सर नहीं आते। नहीं। यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। नहीं। कल खुला था स्कूल। यस। कल खुला था। कितना देर तक खुला था। दूर था बहुत, किसी के लिए सर भी नहीं आ पाती। महीना में कितना दिन खुला रहता है स्कूल। 1-2 दिन। 1-2 दिन। आप देख सकते हैं यहाँ के जो बच्चियां हैं वो खुद बोल रही है कि महीना में 1-2 दिन स्कूल खुलता है। ड्रेस मिला है। ड्रेस क्या हुआ। तो दुपट्टा नहीं है ना, इसी के लिए नहीं थे। दुपट्टा नहीं।
नहीं अच्छा, यहाँ पे कितना बच्चा पढ़ता है? नहीं आती है बच्चे। कोई भी बच्चे नहीं? शिक्षक एक दिन भी नहीं आते हैं? नहीं एक भी नहीं आते हैं? नहीं और कल 26 जनवरी को लेके कुछ तैयारियां हुआ है स्कूल? नहीं कुछ नहीं। खाना में क्या दिया जाता है तुम लोग को? खाना में क्या दिया जाता है? अंडा भी देती है। अंडा कब कितना दिन मिलता है? एक भी नहीं देती एक भी नहीं देता है? आधा आधा देती है। आधा देता है। स्कूल मतलब बराबर यहाँ बंद रहता है विद्यालय? और कितने टीचर हैं यहाँ पे विद्यालय में? हम 2 ही है सर। तो कोई आता नहीं है? नहीं। चलिए, सुन चुके हैं आप अपने हमारे सुहानी जो बच्ची है, वो बताइए कि हाँ महीना में सिर्फ 1-2 दिन ही स्कूल खुला रहता है और सर 2 ही है यहाँ पे, और एमडीएम का जो भोजन मिलता है वो भी पूरी तरह से नहीं मिलता है। टीचर का नाम क्या है? सर का नाम है विजय। विजय? विजय तो नहीं पता। और एक दूसरा? सुखदेव। सुखदेव। अच्छा, ठीक है, ठीक। विजय सर है और एक सुखदेव सर है। तो क्या हमारे शिक्षक को सरकार वेतन नहीं दे रही है, या हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इतना बड़ा भवन का निर्माण करवाया गया है और हमारे शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो बने रहे हमारे तीसरी खबर के साथ, आपको आगे और लेके चलेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चकिया विधानसभा के शिकारगंज में पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम रॉबर्ट्सगंज सपा सांसद छोटे लाल खरवार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गांव-गांव जाकर पीडीए पर चर्चा करेगी। क्या करते हैं? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हर बूथ स्तर पर, हर सेक्टर पर, हर जोन में, हर क्षेत्र में पीडीए का चर्चा करना। पीडीए का मतलब होता है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से आदिवासी भी होता है, ए से अल्पसंख्यक भी होता है, ए से आधा आबादी औरत भी होता है और ए से अगड़ा भी होता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे पीडीए पर कि देखिए, पहले समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी ने, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था, लेकिन उसी में से उनके सुपुत्र होनहार बेटवा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए का चर्चा गांव-गांव में करना है जाकर के। गृह मंत्री अमित शाह आज कुंभ नहाने आए, क्या रहता है? देखिए, वो लोग कुंभ नहाए चाहे कि कहीं भी नहाए, हम लोगों को जो अपना समाजवादी पार्टी पीडीए का जो चर्चा करना है हम लोग गांव-गांव करेंगे। क्योंकि पीडीए के मसीहा अखिलेश यादव जी ने जब सदन में थे, हम लोग सदन में थे, तो अब वही अमित शाह जी का बयान आपने देखा है कि बाबा साहब को कैसे बोले थे, उल्टा सीधा बोले थे, पूरा देश देखा है। इसलिए हम लोग बाबा साहब के बारे में बताएंगे, पीडीए के बारे में बताएंगे, दलित के बारे में बताएंगे, आदिवासी के बारे में बताएंगे, पिछड़ों के बारे में बताएंगे और पीड़ित अगड़ों के बारे में भी बताएंगे। बीजेपी दावा कर रही है मिल्की को चुनाव हम बहुत दमदारी से जीतने जा रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए, वो बंदूक चलाने वाली पार्टी है। अभी उपचुनाव हो रहा था तो आप देखे ना किस तरीका से वोट नहीं पड़ने दे रहे थे, पुलिस वाले बंदूक तान रहे थे। तो वो झूठ बोलते हैं, झूठ कराने के चक्कर में है, बेईमानी कराने के चक्कर में है। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। वहाँ समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में शहर को नया मेयर मिल चुका है और नगर निगम को भी जल्द ही शहर में सफाई व्यवस्था के लिए नए फर्म मिलने जा रही हैं। देहरादून नगर निगम के प्रशासक पद पर रहते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल निरंतर सफाई कार्यों और व्यवस्थाओं की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करते रहे और अब उन्होंने शिल्पकार की तरह नगर निगम की वर्षों पुरानी सफाई व्यवस्था को बदलकर नजीर पेश की है। अगली खबर झारखंड से, जहां हजारीबाग जिले के चौपारण स्थित चोरदहा चेक पोस्ट के समीप एक होटल में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपए मूल्य के अवैध शराब बरामद कर मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल पर छापा मारा, जहां शराब की बड़ी खेप छिपा कर रखी गई थी। यहाँ चोरदाहा चेक पोस्ट के आसपास एक होटल से बरामद किया गया अवैध विदेशी शराब रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्रू ब्रांड का, जिसकी कीमत मोटा मोटी 2.5 लाख के आसपास हमारे जब्त की गई है। इसमें एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, राहुल कुमार यादव, जो होटल संचालक है। उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कैसे सूचना प्राप्त हुई? गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग हमेशा कार्रवाई करते हैं। इस बार भी गुप्त सूचना मिली थी कि चोरदाहा चेक पोस्ट के आसपास किसी होटल में अवैध विदेशी शराब को रखा गया है संचय करके। तो ये सारी जो है डुप्लीकेट शराब है, जिससे सरकार को कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो लगातार ऐसे खबरें आती है कि होटलों में अवैध शराब खपाया जा रहा है, क्या आगे भी अभियान जारी रहेगा? नहीं, अभियान लगातार जारी रहेगा और गणतंत्र दिवस से पहले भी हम लोग कार्रवाई किए थे। अवैध विदेशी शराब लगातार पकड़ी जा रही है और उसको आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से, जहां कस्बे में आजकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और निर्माण कार्य को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। जहां एक और नगर के सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति प्रवीण खटीक पर आरोप लगाए। वहीं के अल बनर्जी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने मेरे सारे गहने बेचकर और अधिकारियों की परमिशन लेकर इस मूर्ति की स्थापना की थी। यदि ये मूर्ति हटा दी गई या बदल दी गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज हमारी मौजूदगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेकर एवं इसके निर्माण को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जहां पर लगातार यहां कुछ गणमान्य लोग और जो यहाँ पर सभासदगण हैं, सभी लोग मौजूद हैं। आइए जानेंगे क्या पूरा मामला है इस निर्माण को लेकर, किस विषयों का यहाँ चर्चा चल रही है। आइए। चलो नाम पूछो। माता जी क्या नाम है आपका? निभा बनर्जी। निभा बनर्जी। जो ये के एल बनर्जी थे, ये कौन थे? मेरा पोती है। पति थे आपके? अभी हैं? अभी नहीं, गुजर गए? हाँ, गुजर। अच्छा, जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, हाँ, ये हमारा पोती की निशानी है, यानी कि आप ये बनाया, उन्होंने बनवाया था? उन्होंने बनाया था। जब स्थापित हुआ, मेरा घर का सारे जेवर उबर उन्होंने बेच के अपना खून दिया, फिर पुलिस का हेल्प लिया, तब कोर्ट में गया, तब ये मूर्ति खड़ा किया। तो अभी क्या आप इसको बदलवाना चाहते हैं? नहीं, हम कभी नहीं इसको तोड़ने देंगे। अच्छा, इसमें जो इसका निर्माण कार्य किया गया है, ये किसी सरकारी इसमें सुविधा मिली है आपको? नहीं, सारा किसने किया? इसमें जो निर्माण कार्य किया है, किसने किया है? जो इसका निर्माण किया गया है? हाँ, जो बनाया था, जो बनाया है, जो प्रतिमा बनाई, पैसा लग रहा है? हाँ, पैसा ये सारे मेरा जेवर उबर बेच के नहीं, जो मेरा बेटा, हमारा कोई लड़का नहीं है, मेरा कोई लड़का नहीं है। इनको हम लड़का समझते थे। इनका एक सुशील नगर है, ये मेरा बेटा ही है। इनको सारे सौंप दिया। अध्यक्ष बनाया था उन्होंने? हाँ, उनको अध्यक्ष बनाया था। तो अभी आप नहीं बदलवाना चाहते? ना, कभी नहीं। मेरा लाश चला जाएगा, फिर हम तोड़ने नहीं देंगे। सर, ऐसा सुना है कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अरे इसकी मतलब कहने का उन लोगों की इच्छा ये थी कि जो प्रतिमा है कौन लोग? मतलब नगर पंचायत जी, नगर पंचायत की का उनका ये था, इसीलिए उन्होंने टेंडर कराया होगा कि भाई हम इस मूर्ति को चेंज करेंगे। लेकिन क्योंकि मूर्ति के.एल. बनर्जी अंकल जी के द्वारा ये साबित की गई थी, जिनका 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया है। माता जी यानी कि जो आंटी जी हैं वो जीवित हैं, अभी उनके पास लेकर के चलूंगा। उनका कल मेरे पास फोन आया, जब उन्होंने सुना कि इसी तरह कुछ लोगों ने, गणमान्य व्यक्ति होंगे जो वहाँ चर्चा के विषय बनाया होगा, उनके घर के सामने से निकले होंगे कि मूर्ति टूटेगी। उनका मेरे पास फोन गया, तो तभी मैंने आप लोगों को बुलाया है। आंटी जी का कहना है कि यदि मूर्ति को हाथ लगाया गया, कि क्योंकि उनका कहना है कि मेरे पति ने इस मूर्ति को स्थापित किया था, यदि मूर्ति टूट गई हो, कोई बात होगी तो अलग बात है, लेकिन इस मूर्ति को चेंज नहीं किया जा सकता। माता जी का कहना है, बाकी आप उनके विचार जाके सुनना। वो बहुत इससे मतलब कल दुखी हुई हैं और मेरे को उन्होंने ये बात बोली है। यहाँ पर कुछ सभासदगण भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? सभासद यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे बात कर लीजिए। जी, आइए। जी,
आपका क्या नाम? सभासद जी, आपका क्या नाम? वार्ड नंबर 14 जी, क्या क्या ये जो मूर्ति को लेकर और निर्माण कार्य को लेकर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निराधार है। कोई भी इस तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना 10 लाख रुपए इन लोगों ने दिए इस मूर्ति के। किसने कहा 10 लाख रुपए? भाई चेयरमैन साहब मतलब जो है चेयरमैन मतलब जो है वो सुधा खटीक, इन्होंने यहाँ बयानबाजी करी है कि मतलब जो है 10 कब लाख की उन्होंने बयानबाजी इस बात को लेकर? 26 जनवरी को करी है। 26 जनवरी तो बहुत कुछ लगी। अच्छा, ये 26 जनवरी? हाँ जी, 26 जनवरी कल का विषय था। ठीक, और कुछ नहीं, ये गलत है, निराधार है। और क्या कहा था उन्होंने अध्यक्ष? जो भी कहा हमने लोगों से सुना है। क्या सुना? सुना है कि इन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए दिए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निर्माण के लिए। आप भी नगर पंचायत के सदस्य हैं? सभासद हैं। हाँ जी। तो इस आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इस निर्माण के लिए मीटिंग होती है, इसी तरीके की कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है। पूरे 2 साल हो गए, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है निर्माण के लिए। और हम अगर कोई बात कहने लगे अपनी तो कहते हैं कि तुम्हारे वार्ड में काम नहीं कराएंगे। कौन कहता है इस बात को लेकर? चेयरमैन पति का है। लेकिन उनसे आपका क्या लेना देना क्या है? चेयरमैन पति संभाल ले, होलसेल मालिक है वो, सारा होलसेल मालिक है वही है। नारायण के घर में बैठ के वो अपने किताब कापी मंगाते हैं। कौन है? नारायण जो है हमारे वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 14 में। नारायण योगी जो सट्टे का काम करते हैं, सट्टे का भी काम करते हैं। हाँ जी, वहीं बैठ के वो किताब कापी मंगाते हैं। चेयरपर्सन पति का क्या ताल्लुकात है इनसे? चेयरमैन पति के मित्र है। चुनाव में उनके दौरान मतलब चुनाव के दौरान उन्होंने सहायता करी है। लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं आपको यहाँ सभासद अपने पद पर। कितने कार्य हुए यहाँ पर? नगर पंचायत के जो हमारे में है मिंटू, वे नगर पंचायत की फाइलें लेकर नारायण के घर जाते हैं। हाँ जी। नारायण के घर जाने के बाद जो चेयरमैन पति है प्रवीण, वो खुद उन फाइलों पे साइन करता है। इसके साक्ष्य भी हमारे पास है। हाँ। उन्हें जब चाहो हम दिखा सकते हैं। और पूरे नगर पंचायत में 4 कर्मचारी है, आप जाके चेक कर सकते हो। और है ही नहीं कर्मचारी। कहीं पे काम करने के लिए ले जाओ, कहीं पे भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या किसी चीज के लिए ले जाओ, बोर्ड के अनुसार कुछ नहीं। तकरीबन 60 बिना पैसों का कोई काम नहीं होता नगर पंचायत में। नगर पंचायत में 60 से 70 कर्मचारी हैं। 74 लोग हैं, 74 कर्मचारी है, जिसमें सिर्फ 54 ही कार्यरत है। बाकी 20 फर्जी हैं। उनकी हमने शिकायत कई बार रखी है, एडीएम के यहाँ रखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। डीएम इससे पहले दीपक मीणा थे, उनके पास गए हम, एडीएमई के दौरे गए, कमिश्नर के दौरे गए, कहीं सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है उनका? क्या नाम है कमिश्नर का? क्या नाम है? शैलजा कुमारी। मतलब शैलजा कुमारी नहीं, पता नहीं क्या है, सेल्वा कुमारी। कुछ सुनवाई नहीं है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सभासद जितने भी है इतने प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा धक्का खा के। तो हमने तो ये कह रखा है इस्तीफा ले लो हमारी, और कुछ नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि नगर में काफी सुधार हो रहा है और यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट वगैरह है, सेल्फी पॉइंट में जहाँ कमाई है वो वाला काम हो रहा है। सेल्फी पॉइंट की मैं बात बता देता हूँ। हस्तनापुर नगर पंचायत में पहली बात तो बोर्ड मीटिंग नहीं होती सभासदों की। दूसरी चीज, अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो वे अपनी मर्जी से काम कराते हैं, सभासद की कोई राय नहीं। कुछ नहीं। रही बात इसकी सेल्फी पॉइंट की, 5 लाख रुपए लगाते हैं, 27 लाख रुपए के बिल निकालते हैं। जिस चीज में उन्हें कमाई जाता है उनमें ही वही काम करते हैं और कुछ काम नहीं। और ये मान लो आप करीब 6 महीने हो गए, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है। प्रस्ताव पास होने के लिए तो सभासदगण की भी आवश्यकता होती है। उनसे साइन करा लेते हैं, पहले करवा लेते हैं, पहले खाली पेज पे साइन कराते हैं, उसके बाद लिखते हैं जो मर्जी, और सत्ता का जोर दिखाते हैं कि हम सत्ता में, तुमसे हमारा कुछ होता हो तो। आप खाली पेज पे साइन क्यों करते हैं? खाली पेज पे हम ज्यादा साइन नहीं करते हैं, उसके नीचे जगह छोड़ देते हैं, कॉलम खाली छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो और अन्य कार्य हैं, या मतलब कितना सुधार हो रहा है आपके समझ? कुछ हमारे हिसाब से तो 0% सुधार है, कोई सुधार नहीं है। ठीक। नागर जी, यहाँ जो सुभाष चौक पर ये नेताजी सुभाष चंद्र प्रतिमा का चौक पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ की जानकारी दीजिए कि यहाँ का स्थापना कब की गई थी, स्थापना किसने की थी, और क्या क्या इसका विषय रहा, इसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। देखो, ऐसा है कि हमारे मतलब बंगाली समाज से श्री केएल बनर्जी थे, जो इनका स्वर्गवास 1 साल पहले हो चुका है। तो उन्होंने 1966 में इसकी स्थापना की थी
और यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित उन्होंने ही की थी। और उसी के साथ साथ में उन्होंने मेरे को संपर्क किया मेरे से। नहीं, स्थापना कब की गई थी? 1966 में। 66 में स्थापना की गई थी के.एल. बनर्जी के द्वारा। तो उन्होंने जो है 1998 से वो मेरे मतलब मेरे पास आए, तो मैं उनके साथ जुड़ा। तो उन्होंने मेरे को जो है 1999 में मेरे को यहाँ का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलफेयर सोसाइटी थी उस समय नाम इसका, तो उन्होंने मेरे को अध्यक्ष घोषित किया था। तो तभी से मैं ये बराबर जो है कार्य करा रहा हूँ और सभी पूरी समिति हमारी है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। तो अब अभी जो है हमारी जो एक कमेटी थी, तो क्योंकि अंकल एक्सपायर हो गए थे तो दोबारा से हमें कमेटी स्थापित करनी थी। तो अभी हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति के नाम से जो है अभी कमेटी बनाई है। और इसमें जो निर्माण कार्य हुआ है, ये निर्माण कार्य जो समिति के द्वारा है, किसी से अदरवाइज कोई पैसा नहीं लिया गया। समिति अपने पर्सनल फंड से जो है ये कार्य करा रही है। और अभी और भी काफी मतलब होना है अभी तो, क्योंकि 23 जनवरी तो क्योंकि नेताजी की का जन्मदिन था, तो उस वजह से जो कार्य रह गया वो अभी ये पूर्ण करा लिया जाएगा। और जो समिति है हमारी, तो वो पूर्ण जो है इसके कार्य कराने के लिए सक्षम है। समिति ने क्या क्या कराया अभी तक? समिति ने अब ये, क्योंकि पहले जो ये बनी हुई थी तो दीवारें टूटी हुई थी सारी, नीचे से दोबारा से जो है इसकी बाउंड्री कराई और ये रेलिंग लगाई और आपका ये गेट लगाया और ये जो आपका शेड बना है ना, तो ये शेड भी जो है समिति ने बनाया। टोटल जो भी कार्य यहाँ पे हुआ वो समिति के द्वारा, किसी से अदरवाइज कोई पैसा नहीं लिया गया। चर्चा का विषय बना हुआ नगर पंचायत से भी कोई कार्य हुआ है? नहीं, नगर देखिए मैं बताता हूँ, नगर पंचायत से जो था उन्होंने कोई टेंडर किया था, ठीक है। जो टेंडर किया तो वो जब तक हम अपना समिति अपना कार्य स्टार्ट कर चुकी थी, तो जो उन्होंने टेंडर किया वो मूर्ति को चेंज करना चाहते थे। तो मूर्ति चेंज नहीं हो सकती थी। हमने कहा कि इसलिए समिति का निर्णय हुआ कि हम नगर पंचायत से कोई कार्य नहीं कराएंगे और इसका जो निर्माण कार्य है वो समिति स्वयं कराएगी। तो कोई कार्य नहीं कराएगा? नहीं, कोई कार्य नहीं कराएगा। सर, जैसे नगर में चर्चा है कि चेयरपर्सन जो सुधा कटील जी हैं, उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि वहाँ सुभाष चंद्र बोस स्थल पर निर्माण हम लोगों की तरफ से हुआ, नगर पंचायत की तरफ से। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, वो बहन है ना, भाई नगर पंचायत अध्यक्ष है, हमने उनको एक बार बहन कहा है, लेकिन बहन जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो आप मालूम कर सकते हैं। अगर नगर पंचायत ने करा तो ब्यौरा दिखा दे। और यहाँ पे जो भी जिसने कार्य किया है, ठीक है, जिसने कार्य किया, जो मिस्त्री ने कार्य किया, जिन लोगों ने कार्य किया, वो सब जानते हैं, पूरा हसनापुर जानता है इस बात को, पूरा ये हमारा मतलब कहने का नेताजी सुभाष चौक बाजार जानता है। कुछ भ्रामक सूचनाएं जो अभी इधर उधर फैल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जो भ्रामक जो सूचना वो दे रहे हैं, जो भी फैला रहे हैं वो गलत है। इस तरह की सूचना नहीं फैलाना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। और मैंने खाली, चलो ये तो हमारी पूरी समिति ने मिलकर के ये कार्य कराया है, लेकिन मैंने तो नगर में, आप लोगों को मालूम है, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, कि मैंने तो कम से कम 30 से 40 लाख का काम 4 साल के अंदर अपने निजी फंड से कराया हसनापुर में। और कहाँ क्या कराया? मैंने सबसे पहले तो आप देखो, थाने में लगभग 8 से 8.5 लाख का मैंने काम कराया। बी ब्लॉक में लगभग 8 गलियां मैंने अपने जब मैं मतलब कहने का, उन लोगों ने मेरे सामने अपनी समस्या रखी, तो मैंने बी ब्लॉक में 8 गलियां अपने पैसे से बनवाई, जाकर के आप देख सकते हैं। और अभी वहां पर जाकर के अभी हम जो है उसका वहां पे यानी कि शिलापट भी लगाएंगे। और उसके बाद जो आपका ये मंदिर है, आप ये आपके जो मतलब पेट्रोल पंप के पास, जहाँ पे अनुसंधान केंद्र था, ठीक है ना, आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र था, वहां पे भी मैंने उस मंदिर में कार्य कराया, ठीक है सर। जो माखनगर रोड पे जो मंदिर है गुल के नीचे, उसमें आप जाकर के देखो, वहाँ मतलब कहने का उद्घाटन भी उसका हो चुका है, वहां भी मैंने काम कराया। न्यू ब्लॉक में मैंने जो आपका प्रेम नगर है, उसमें एक मंदिर है, उसमें भी मैंने कार्य कराया इंटरलॉकिंग टाइल्स का। तो यानी कि जो सुभाष चौक और इसके निर्माण को लेकर के जितना भी कार्य किया गया है, इसके मतलब यहाँ के इसके साथ साथ और बता रहा हूँ, एसोसिएशन के द्वारा ही किया गया है। नहीं, वो निजी खर्च से कराया, निजी खर्च से किया गया, निजी खर्च से। मैंने समुल्ला कॉलोनी वाले भी यहाँ पे होंगे कि जो वहाँ पे लगभग मैंने 10 लाख का काम अपने फंड से कराया, निजी फंड से कराया। जो सामने मौजूद है, सबके सामने मौजूद है, जो कृष्ण मंदिर है समुल्ला कॉलोनी में, उसके सामने जो प्रांगण है, मैंने उसमें कार्य कराया। जो काली मंदिर है वहाँ पे, मैंने उसमें कार्य कराया।
नीरन जो थे पहले नीरन मंडल जो सभासद थे, तो उनके घर के सामने जो प्रांगण है उसमें मैंने कार्य कराया। जो मंदिर का प्रांगण है उस मंदिर में मैंने कार्य कराया। तो लगभग 30 से 40 लाख का मैंने अपने निजी खर्च से मैंने कार्य कराया। और यहाँ पे जो कार्य हुआ है ये हमारे निजी खर्च से हुआ, समिति का खर्च से हुआ, किसी का इसमें कोई नगर पंचायत का लेना देना नहीं है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? सुधांशु मंडल। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो यहाँ पर समिति है उससे आप कब से जुड़े हैं? हम तो शुरू से जुड़ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? ये 66 से शुरू हुआ, कितने वर्ष का होगा हिसाब करके देखिए आप। 66 से शुरू हुआ, तभी से हम ये जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है समिति के द्वारा किया जाता है, नगर पंचायत के द्वारा किया जाता है? नहीं, ये नगर पंचायत द्वारा से नहीं किया गया है, ये तो हमारे समिति के द्वारा हुआ है। समिति के द्वारा हुआ है। आजकल चर्चाओं का विषय है कि नगर पंचायत इसमें कार्य कर रही है। क्या कर रहा है नगर पंचायत? कोई सरकारी संस्था यहाँ पर पैसा लगा रही है? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति द्वारा यहाँ पे जो भी काम हुआ निर्माण कार्य जो हो रहा है वो उनके द्वारा हुआ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा व्यक्तिगत, मैं कोई राजनीतिक मुद्दे में बात नहीं करना चाहूंगा। सन 1990 में मैंने हाई स्कूल की थी और सन 1990 में श्री सुशील नागर जी जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, भैया उस टाइम 12 कर रहे थे। तो मैं व्यक्तिगत और पॉलिटेक्निक बात नहीं करूंगा, जो एग्जैक्ट बात है, जो सच्चाई है, उस बात को मैं जरूर रखूंगा। उस जमाने में भी, स्कूल टाइम में भी सुशील नागर भैया ने अभी कुछ वर्ड्स में इन्होंने कहा था कि मैं सन 1906 से या 8 से मैं ज्वाइन किया हूँ, लेकिन उनका इस समिति में और इस कार्यकाल में मैं 90 से देखता आ रहा हूँ, 90 से, जबकि उस टाइम वो सदस्य नहीं थे। लेकिन उस समय में भी सुशील भैया का बहुत बड़ा योगदान होता था। और मैं बाई बर्थ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाई बर्थ जब हम 10वीं में थे, 90 में, हमारी क्या उम्र रही होगी, सुशील भैया की क्या उम्र रही होगी। तो शुरू से ही एक वेल विशिश रहे हैं और समाज के लिए कहीं पे भी, किसी भी माहौल में, भाई बी ब्लॉक हो, नी ब्लॉक हो, शकुंतला हो, कोई गलत काम हो, कोई गरीबी व्यक्ति, उनके पास अगर हाथ फैलाने के लिए 1000 से 10,000 तक भी अगर वो मोहलत मांगने के लिए गए हैं तो उन्होंने एट ए टाइम उसको दिया है। इसके बारे में उनका कि नगर पंचायत द्वारा जो कहा जा रहा है जी कि यहाँ पे निर्माण जो है नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जहाँ तक मेरी संज्ञान की बात है, कल जो बातें सामने आई थी वो गलत है और निराधार है, क्योंकि अब तक समिति ने ही आज तक 1998 में जब उन्होंने पद संभाला, लेना देना जो सहयोग करना वो तो उससे भी 5 साल पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन जब 1998 से उन्होंने अपना पद संभाला है, मेरे संज्ञान में 1 रुपए का, 1 फंड का भी कहीं से उन्होंने योगदान नहीं लिया। इवन अपने पॉकेट से, अपने फंड से, अपने बिजनेस से उन्होंने लाखों रुपए यहाँ मंदिर में भी, काली माता मंदिर में भी, मैं इस चीज का गवाह हूँ, 4.5 लाख रुपए लगा दिए। 4.5 लाख रुपए मायने रखते भैया लगाए। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक है। आज से समाज में समानता स्थापित करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपने विवाह का पंजीकरण कराया, जिसका प्रमाण पत्र मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री को सौंपा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी जोर आजमा रही है। आप पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपनी दमदार मजबूती तलाश रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू और प्रदेश महासचिव वद्दुत आलम ने गारंटी पत्र जारी किया, जिसमें 30 गारंटियां दी गई। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, पूरी जनता को सबको मेरा नमस्कार करती हूँ मैं। देखिए, जिस तरीके मैं डॉक्टर हूँ, मैं हमेशा से हेल्थ की लाइन से जुड़ी हुई हूँ, जनताओं से जुड़ी हुई हूँ।
डॉक्टरी एक जन सेवा है। इस राजनीति में प्लेटफॉर्म मुझे अपने जन सेवा को एक आगे प्लेटफॉर्म में और बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ आप पार्टी को कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, और मैं जनता से अपील भी करती हूँ कि आप एक मौका देके देखिए, उसके बाद हम आपकी उम्मीदों पर खड़े। आप स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट के लिए भी कुछ है क्या? जी देखिए, स्टूडेंट हूँ, यंग हूँ, इनफ हूँ, तो एक जो विजन मेरा है वो बेसिकली अभी सारे यूथ का है। तो वो एक जनरेशन गैप जो हमारे हो रहा है, उस चीज के रिजॉल्व हो सकता है। जैसी उनका विजन है वैसे मेरा विजन है। तो आप जो एक नया रायपुर देखेंगे, एक न्यू रायपुर जो आप बनाना चाहते हैं अभी तक, वो एक आप मेरे विजन से देख सकते हैं, जो कि आगे बहुत लाभदायी होगा। थैंक यू। 106 वार्ड प्रत्याशियों को घोषणा कर दिया है पूरे प्रदेश के दौरान, और नगर पालिका परिषद में 37, नगर पंचायत में 17, 6 अध्यक्ष नगर पंचायत के और नगर पालिका परिषद के 4 अध्यक्ष अभी तक घोषणा हो चुके हैं। अभी आज का एक कल तक के हमारे घोषणा है, आज और कल में और भी बहुत सारे घोषणा होने बाकी है। तो हमारे बीच में रायपुर की प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी जी भी मौजूद हैं। मैं इनका आपसे परिचय करा देता हूँ। और हम सब अभी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी लगातार मैदान में हैं। बहुत सारे जगहों पे ये स्थिति है, जैसे हमारे प्रदेश महासचिव जसबीर सिंह जी बिलासपुर के वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनका ऑनलाइन भी दिखा रहा है, उसके बावजूद उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी तमाम हल। जनता का मुद्दा है कि आजादी के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में अभी तक पीने को साफ पानी नहीं है। पेयजल की समस्या निरंतर बनी है। आज भी टैंकरों से पानी पिलाना पड़ता है शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में अस्पताल है, स्ट्रक्चर है, अस्पताल में स्टाफ नहीं है। स्कूल है, नगरीय क्षेत्र में भी नगर निगम के कई स्कूल हैं, वहां पर ताले बंद है, वहां विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेना चाहते। कोई गरीब बच्चा एडमिशन लेता है लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। ऐसे अवस्थाओं से हमारी लड़ाई, यही हमारे मुद्दे हैं। बिजली के बिल, तमाम स्तर पर ऊंचे बिजली के बिल आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली बनता है और यहीं के लोग सबसे ज्यादा बिजली की बता रहे हैं। तो ये सब चुनौतियों का सामना करने के लिए यही सब हमारे मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी जो है वो सफल नहीं है। आपको क्यों लगता है कि जनता आपको इस बार मौका देगी, चुनेगी? जी, हम जनता के मुद्दे लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता का साथ ही हमारे साथ है। हम जनता के साथ मिलकर उनके अगुवाई में हम लोग उनके पीछे चल रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अड़तीसवीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड सिल्वर जुबली ईयर संकल्प से शिखर तक शुरू हो रहा है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड शासन द्वारा आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में इस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में कई विकास कार्य चल रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे है भूपेश सरकार, ये नारा लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। आप सभी साक्षी हैं, आप सभी ने अपने कलमों से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आवाज को भी उठाया था, बुलंद किया। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में जो कुछ हुआ था पिछली सरकार में, आपको अच्छे से ध्यान है। मैं कहूं तो प्रमाणित होता है, ऐसा नहीं है। विगत सरकार के पंचायत मंत्री जिन्होंने स्वयं ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि गरीबों के आवास का राज्यांश आप जारी कर दें, आप जारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ता हूं, ऐसा टी.एस. सिंहदेव ने कह करके तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने अपने पंचायत विभाग को छोड़ा था। हमको ध्यान, और भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी आपको ध्यान होगा, जिसके अंतर्गत पहले 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक प्रभारी तय किए गए और ग्राम पंचायतों में जाकर के हमने जनता को जोड़ करके आवास के संदर्भ में उनकी बातें सुनी। उसके उपरांत विधायकों के घेराव किए गए, फिर भी सरकार न मानी तो विधानसभा कार्यालय का, विधानसभा भवन का घेराव रिंग रोड पर बैठकर किया गया। रायपुर की परंपराओं से पृथक थी वो बात, क्योंकि उससे पहले जितनी भी बार घेराव विधानसभा का किया जाता था वो पुराने बस स्टैंड से लेकर के एक आधे किलोमीटर जाकर के और विधानसभा के भवन से 8 किलोमीटर दूर ही सब कुछ समाप्त हो जाया करता था। उस आंदोलन में विधानसभा भवन के सामने हम लोग बैठे और बैठ करके उस बात का प्रदर्शन किए थे, सरकार से मांग किए थे कि गरीबों का आवास आप दे दीजिए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया था उस समय। और तब आपको ध्यान है कि हितग्राहियों का चरण पखार कर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बनने वाली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और पहली बैठक का पहला प्रस्ताव होगा कि 18 लाख लोगों को गरीबों का आवास दिया जाएगा। जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से भाजपा की सरकार बनती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव आज भी दस्तावेजी प्रमाण है इस बात के कि उन्होंने ये कहा कि 18 लाख आवास को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। और उसके बाद केंद्र की में मोदी जी की सरकार बनती है। आपको ध्यान है मोदी जी ने 2 करोड़ ग्रामीण आवास और 1 करोड़ शहरी आवास का संकल्प पारित किया और उसमें से 32,50,000 ग्रामीण आवास सर्वप्रथम आवंटित किए गए। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, वैसे आपके ध्यान में ये विषय पहले भी है, लेकिन आज फिर से एक साथ मिले हैं, इस विषय पर चर्चा है, तो आपसे कह रहा हूँ कि 32,50,000 जो ग्रामीण आवास थे उसमें 8,46,931 आवास ये छत्तीसगढ़ को दिए गए। देश के 17 राज्यों को आवास मिला, उसमें प्रधानमंत्री आवास मिला। सारे राज्यों में 17 में से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची से आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में 17 राज्यों को आवास दिया गया, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची का काम पूर्ण कर लिया था। और छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास, छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास ऐसे थे जो उस समय उसको बनाया जाना था। हमको 6,99,331 आवास बनाया जाना था। तो सर्वप्रथम हमको वो पूरे 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास मिले, और फिर आवास प्लस एक और सूची है जिस पर काम करना था छत्तीसगढ़ को। दूसरे राज्य उस पर पहले ही काम शुरू कर चुके थे और छत्तीसगढ़ में अभी जाकर काम शुरू हुआ तो 1,47,600 आवास प्लस के भी हमारे स्वीकृत हुए। अब ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के गरीब साथियों को आवास मिल रहा है, परंतु चिंता और दुख का विषय ये है कि किसी सरकार की जिद के कारण अगर इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास 6 साल पहले मिल जाता तो और कितना अच्छा होता। वो विगत सरकार की जिद के कारण ही वो आवास लोगों को नहीं मिल पाया। 17 राज्यों में से 16 राज्यों को
आवास 2011 की सर्वे सूची के आधार पर देने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर 6,99,331 आवास देने पड़े और इस तरीके से ये 8,47,000 मतलब 8,46,931 आवास छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए, जो पूरे देश के समस्त ग्रामीण आवासों का 26% अकेला छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ ने यह संकल्प दोहराया वहां जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, कई बार गया मैं तो, और जाकर के केंद्रीय मंत्री जी के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया हमने, हमारा संकल्प है, हमने इसके लिए राज्यांश का प्रावधान कर रखा है अपने बजट में और यह हमको दिया जाए। तब 26% पूरे देश का सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला। ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है और मैं विशेष रूप से ये मानता हूं कि हमारी पार्टी ने इस विषय पर आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद फिर इस संकल्प को अपने सिद्ध किया, ये बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि विगत सरकार ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, लोगों के बीच में फॉर्म बटाकर बांट करके आवास के लिए एक नया सर्वे राज्य स्तर का शुरू कर दिया था। उस राज्य स्तर के सर्वे के आधार पर बनी सूची से प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की निर्धारित सूची पहले से ही होती है और इसलिए जो राज्य सरकार ने नई सूची बनाई उसको सीएम आवास कहा उन्होंने। उसके 47,090 आवास उन्होंने आवंटित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ इस 47,090 आवास को भी, जो गरीबों को दिए गए थे, इसको भी स्वीकृत किया। मैं काउंट की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने आपसे पहले कहा कि 8,47,000 आवास पहले हमने केंद्र से प्राप्त किए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 47,090 आवास फिर हमने प्राप्त किए। फिर आपको मैं कहना चाहता हूं कि पीएम जनमन के थ्रू, मतलब ये बड़ी गजब की योजना है, पीएम जनमन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और विशेषकर प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए है। हमारे देश में ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं, ऐसे जनजाति के लोग जो इसमें बैगा हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, पहाड़ी कोरबा है, आदि आदि हैं। इन क्षेत्रों तक सड़कें नहीं पहुंची थी, भवन नहीं पहुंचा था, बिजली पानी नहीं पहुंचा था। क्षेत्रों तक सड़कें नहीं पहुंची थी, भवन नहीं पहुंचा था, बिजली पानी नहीं पहुंचा था। पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स की बसाहतों को ध्यान में रख करके इस योजना को प्रारंभ किया और ये योजना पीएम जनमन के अंतर्गत उन प्रिमिटिव ट्राइब्स की बसाहतों तक सड़कें बनी और प्रधानमंत्री आवास भी गए। हमारे प्रदेश में 32,000 नए आवास इनको दिए गए, पीएम जनमन के अंतर्गत दिए गए, वो स्वीकृत हुए। नई सरकार बनने के बाद आवास का संकल्प था, तो आवास के उस संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान होने के उपरांत जब काम तेजी से प्रारंभ किया गया तो पुराने स्वीकृत आवास जिसके किस्त रुके हुए थे, ऐसे 1,80,000 आवासों को पूर्ण भी किया गया। 1,80,000 आवास ये हो जाते हैं। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए भी विशेष पैकेज आवास, प्रधानमंत्री आवास तब मिलता है जब 2011 की सर्वे सूची में या आवास प्लस की सूची में नाम होता है, परंतु जो नक्सली सरेंडर करेगा उसका नाम तो होगा नहीं, उसमें नहीं होगा। तो ये स्पेशल पैकेज हमने मांग की केंद्र से और हमको स्पेशल पैकेज मिला। वो 15,000 आवास का ऐसे मिला कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको हमारी सरकार दे पाएगी, वो लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि 15,000 आवास हमको ऐसे भी मिले। और इन सभी बातों के बाद आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी अभी नकपुरा में, दुर्ग में, आपको ध्यान है शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने 3,03,000 आवास और देने का वादा किया। ये हमारे आवास प्लस की सूची है, 3 लाख, जिसमें 6,06,000 लगभग आवास अभी शेष है, उसमें से 3,03,000 आवास अभी देने का वादा किया। वो पत्र भी आ गया, मतलब वो पत्र तो हमने मंच पर ही खड़े होकर के दिया है सबको। और उसके बाद यह भी घोषणा मंच से की है कि जैसे ही दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, अर्थात अप्रैल मई में, फिर 3,03,000 आवास हमको मिल जाएगा। इतनी तेजी के साथ कभी नहीं हुआ। उतने आवास, लगभग 18 लाख आवास तक हम आने वाले 1 साल के अंतर्गत ही पहुंच जाएंगे। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि पूरे देश में नहीं हुआ भाई जो आपके प्रदेश में, पूरे देश में इतना नहीं हुआ जो आपके प्रदेश में हुआ। और इतनी बड़ी योजना जिसमें 18 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के, ये हमारे यहाँ बहुत आगे बढ़ चुकी है और स्वीकृति की स्थिति मैंने आपको बताई। फिर भी गांव में ये स्थिति आती है कि इतने आवास हो जाने के उपरांत भी आता है कि फलनवा बच गएगा, वो सियानिन के नहीं मिले है,
वो कैसे करबे ओखर में कुछ नहीं है, लेकिन निमगा ओखर नावे नहीं है सूची में तो नहीं मिले करते। ऐसी बातें होती हैं और यह सब आप लोग भी देखते हैं। और इस बार मैं आपको बहुत प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास की नई सर्वे सूची भी बनना शुरू हो गई है। जैसे ही सूर्य भगवान का उत्तरायण हुआ है, मकर संक्रमण हुआ है, उसी दिन से नया प्रधानमंत्री आवास की सूची बनना शुरू हो गई, जिसको आवास प्लस 2024 कहा जाता है। आवास प्लस 2024 कहा जाता है। हमारे प्रदेश के 20,000 गांवों के लिए 11,000 से अधिक सर्वेयर तैयार हो गए। वो हमको पहले थोड़ी स्पष्टता थी कि प्रारंभ होने वाला है। हमने सर्वेयर बना करके उनकी ट्रेनिंग करा करके उनको जो ऐप है उनके में आज डाउनलोड हो चुका है और ये सर्वे का काम हर ग्राम में चल रहा है। आप भी जिस गांव से होंगे उस गांव में फोन करके बता दीजिएगा कि जो भी आपके ध्यान में कोई गरीब परिवार होगा उसका नाम उस सूची में जुड़वा दिया जाए। आने वाले समय में संभवतः माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के रहते रहते ही उनका आवास भी बन जाएगा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में वो काम छत्तीसगढ़ के सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किया है, जो अनुकरणीय है। और वो इसलिए ही हो पाया है क्योंकि यह एक राजनीतिक संकल्प था और वह राजनीतिक संकल्प आपके समक्ष आज सिद्ध होता हुआ आपको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के चिरमीरी में आयोजित नामांकन रैली में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हिस्सा लिया। वहीं विनय जायसवाल, जो मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवारी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर चरणदास महंत ने विनय जायसवाल की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा बयान दिया। सुनिए। विधायक रहे डॉक्टर विनय जायसवाल को मेयर का चुनाव लड़वाया जा रहा है, पार्टी संगठन में किस तरह का निर्णय है? पार्टी संगठन ने पूरे सोच विचार करके नगरीय चुनाव में भी मजबूत से मजबूत प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। प्रस्ताव मेरा था, मैंने डॉक्टर विनय को मनाया। वो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, मगर आज जब हम विपक्ष में हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नगरीय निकाय के चुनाव में विजय प्राप्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेयर बनाना है और उसमें से सर्वाधिक मजबूत अगर मेयर का कोई प्रत्याशी है तो डॉक्टर विनय जायसवाल हैं। उस दृष्टि से उनको चुना गया, लड़ाया जा रहा है पार्टी के द्वारा जबरदस्ती। अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर भीम नगरी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर SP सिंह बघेल, विधायक डॉक्टर GS धर्मेश और जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से किया गया। अगली खबर गुजरात के अमरेली जिले से, जहां जाफराबाद नगरपालिका चुनाव की घोषणा के बाद जिला भाजपा निरीक्षकों ने जिला युवा भाजपा के कार्यालय में जाकर उम्मीदवारों के बीच फॉर्म भरवाए। इस चुनावी प्रक्रिया में बीजेपी के झवेर भाई, दर्शन बेन समेत कई नेता मौजूद रहे। चूंटणी व्यवस्थाની અંદર પ્રદેશમાંથી અમારા વડીલ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના મંત્રી ઝવેરભાઈ, દર્શનાબેન અને હું કશ્યપ શુક્લ જાફરાબાદ નગરપાલિકાની ચૂંટણીની સેન્સ પ્રક્રિયામાં અમે બધા આવ્યા છીએ। અહીંયા કુલ 6 વોર્ડ છે અને 7 વોર્ડ છે અને 28 કેન્ડિડેટ છે। અહીંયા મારા પ્રતિવારા બધા ઉમેદવારો અને સમાજના લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નિરીક્ષકો પાસે રજૂઆત કરવા આવી રહ્યા છે। આ બધા જ રજૂઆતનો નિચોડ આગામી 29-30 પ્રદેશની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની અંદર નિરીક્ષક તરીકે અમારા વતી ઝવેરભાઈ આખો ચિત્ર જાફરાબાદનું રજૂ કરશે અને પાર્ટી જે પ્રકારે નિર્ણય કરશે એ પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 28 ઉમેદવારોને મેન્ડેટ અપાશે।
अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां पर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी संगम पर रात में चोरों ने दानपत्र के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना मंदिर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना को रोकने के लिए मंदिर कमेटी ने हाल ही में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, फिर भी चोरी की घटना हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष और पुलिस के प्रति नाराजगी है। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां लिंगराज नगर रोड पर गोल्डन हाइट्स बार की पार्किंग में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಒಂದು ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಾಶ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ನಮಗೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರೋಂಗೆ ಭಾಳ ಬ್ರೂಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ರೂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಠ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ CCTV ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಕಾಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ರಿಂದ 8 ಜನ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಆ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಜನರನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಲೋಫರ್ ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳು FIR ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರೆಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ರೀಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ CR ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಆ ಕಡೆ ಎಮ್ ಟಿ ಮಿಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು PHC ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫು ಆ 3 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ರೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು
ಶ್ರೀಮಂತ್ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಆಮೇಲೆ ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮತ್ತು ಕಮರಿಪೇಟೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರುಗಳು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ಓಡೋಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ 3 ಜನರನ್ನು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಅವನು ಯಾರು ಮೃತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೂಟಲ್ಲಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬ್ರೂಟಲ್ಲಾಗಿ ವೆಪನ್ಸು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ CCTV ಫುಟೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸುಮಾರು 11:30-12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಸುಮಾರು 11-11:30ವರೆಗೂ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದೊಂದು ಶಬೆ ಬಾರಾತ್ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಜಾಗರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अड़तीसवीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड सिल्वर जुबली ईयर संकल्प से शिखर तक शुरू हो रहा है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड शासन द्वारा आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में इस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।